हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस की यूनिट 2 के बारे में। तो आपके डिमांड पर मैं हाजिर हूं इस यूनिट का ओवरव्यू लेकर। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो इन टॉपिक्स की मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो ज़रूर देखें। अदरवाइज हो सकता है कि आपको ये टॉपिक उतने अच्छे से समझ में ना आए, बिकॉज इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। हम हर टॉपिक के सिर्फ की पॉइंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, पिछली वीडियोस पे आप जितना भी प्यार दिखा रहे हैं, जितना भी रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ करने का मन नहीं भी होता है, जैसे लेजीनेस आती है, तो आपका कुछ ऐसा कमेंट, कुछ ऐसा मेल मुझे नज़र आ जाता है जो कि मुझे मोटिवेट करता है कि अगर मेरी वजह से किसी की 1% हेल्प भी हो रही है तो आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस मच लव ऑन माई चैनल। और एक और बात, अगर हो सके तो प्लीज़ वीडियो ऑनलाइन ही देखा करें, बिकॉज इससे मुझे थोड़ा सा फ़ायदा होता है और आपका कोई नुकसान नहीं होता है। तो चलिए आपका टाइम ना लेते हुए फटाफट से शुरुआत करते हैं टॉपिक्स की। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें हमारे पास यूनिट एंड लेसन प्लानिंग। ये टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो बहुत फास्ट ही इस टॉपिक को लेंगे। तो यूनिट प्लानिंग मतलब यानी कि जो पूरे सेशन की हमारी प्लानिंग है वो करना, कि कैसे हम कोई भी जो सब्जेक्ट है वो कैसे यूनिट्स होंगी, उसकी क्या सब यूनिट होंगी, यानी कि उसे मीनिंगफुल यूनिट्स में डिवाइड करना। तो प्लानिंग एनुअल हो सकती है, मंथली हो सकती है, वीकली हो सकती है और डेली लेसन प्लानिंग भी हो सकती है। प्रिंसिपल्स ऑफ लेसन प्लानिंग क्या है, यानी कि क्या सिद्धांत है। कॉम्प्रहेंसिवनेस होती है, क्लैरिटी आती है कि क्या चीज पढ़ानी, सिस्टमैटिक वे में चीजें पढ़ा पाते हैं, इकोनॉमी इन टाइम यानी कि टाइम सेव कर पाते हैं। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ यूनिट। यूनिट दो तरीके से बनाई जा सकती है, जैसे सिलेबस में मेंशन हो उसी तरीके से, या फिर अलग अलग टॉपिक्स को कंबाइन करके भी बनाई जा सकती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी यूनिट को कितने दिन देने हैं, कितने घंटे देने हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। बच्चे की एज, इंटरेस्ट, नीड्स और एबिलिटीज के हिसाब से यूनिट्स बनाई जाती हैं। और ये चीज देखी जाती है कि हर जो यूनिट के अंदर जो सब यूनिट्स हो वो इंटरडिपेंडेंट हो और इंटरलिंक्ड हो। फिर यूनिट बनाने के बाद हम क्या चीजें चेक करते हैं, यूनिट जब हमने बना ली, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस है, क्या चेंजेस हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर यूनिट पढ़ाने के बाद बच्चों को किस चीज़ की नॉलेज हो, क्या टीएलएम्स हम यूज़ करेंगे, यानी कि क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके की इंट्रैक्शन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होनी चाहिए, थोड़ी कम होनी चाहिए, किस तरीके से हम उससे उस यूनिट को इवेल्युएट करेंगे कि बच्चों को उस टॉपिक की समझ हुई है या नहीं हुई है। फिर आते हैं एग्जाम्पल, यानी कि जनरल आउटलाइन कैसे हम यूनिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी कि किस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। जैसे इसमें आ जाएगा टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। फिर सिलेबस, यानी कि कौन सी क्लास है, कौन सी यूनिट का नाम क्या है, क्या सब यूनिट्स होंगी उसमें। फिर उसके बाद आते हैं टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिट। तो जो इसकी डिफरेंट वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगी, मैंने एक पूरा सैंपल बना रखा है, तो आप वहां से चेक जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज हो सकता है कि पेपर में आपके लिए यही आ जाए कि यूनिट प्लानिंग करके दिखाओ। फिर आता है डिसीजन अबाउट मेथड्स एंड एड मटेरियल, कौन सा मेथड हम यूज करने वाले हैं, कौन सा एड मटेरियल यूज करने वाले हैं, यानी कि कौन सी हेल्प होगी, फिर उसे कैसे इवेल्युएट करने वाले हैं। फिर आती है इंपॉर्टेंस, क्यों जरूरी है यूनिट प्लानिंग करना। सिस्टमैटिक एंड सीक्वेंशियल अरेंजमेंट हो पाती है, टाइम और रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बैलेंस्ड एम्फेसिस होता है हर कंटेंट के ऊपर, वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, हम यूनिट वाइज इवेल्युएशन कर सकते हैं और उस बेसिस पे रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग यानी प्लान ऑफ एक्शन, की किसी भी क्लास में हम पूरे टाइम क्या करवाने वाले हैं, उन सारी एक्टिविटीज की प्लानिंग ही लेसन प्लानिंग कहलाती है। 3 फेजेस में होती है टीचिंग, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। तो लेसन प्लानिंग प्री एक्टिव फेज में आती है, यानी कि जो चीज हम पहले डिसाइड कर रहे हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज होंगी। लेसन प्लानिंग में होता है व्हाट, हाउ, हुम, इवेल्युएशन। व्हाट यानी कि क्या हम पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं, किसे पढ़ाने वाले हैं, और जो पढ़ाया है उस चीज को कैसे इवेल्युएट करेंगे कि जो हमने पढ़ाया है वो चीज कितनी सक्सेसफुल हुई है। फिर आता है अच्छा लेसन प्लान कैसा होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए, उसमें जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मेंशन होने चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पे बेस होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होना चाहिए उसका, बच्चों के इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से होना चाहिए, क्या एड हम यूज करें, क्या हेल्प हम यूज करें, उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए और लास्ट में समरी होनी चाहिए। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ लेसन प्लान, क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स हो, सब्जेक्ट मैटर हो, प्रेजेंटेशन प्रॉपर हो, को रिलेट हो टॉपिक, क्या टीचिंग टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो लेसन प्लान, इवैल्यूएशन एक्सरसाइजेस हो, उसमें असाइनमेंट्स दी जाएं और समरी हो। फिर आते हैं स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग, जिसमें सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग डाटा, जिसमें नेम ऑफ द प्यूपिल, टीचर, सेक्शन, सब्जेक्ट, टॉपिक, डे, ड्यूरेशन, ये चीजें आती हैं। फिर आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। फिर एड मटेरियल यानी कि क्या हेल्प, फिर प्रीवियस नॉलेज, फिर उस प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग और इंट्रोडक्शन, यानी
कि उसके बाद इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या कर देंगे, अनाउंसमेंट कर देंगे कि क्या चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं। फिर उस चीज़ को प्रेजेंट करना यानी कि प्रेजेंटेशन, फिर जनरलाइज करना यानी कि जो चीज़ अभी तक कराई है, जो डेमोन्स्ट्रेशन, जो एक्सपेरिमेंट, जो इलस्ट्रेशन अभी तक हुए हैं, उसके बेसिस पर एक कंक्लूजन तक पहुंचे, जनरलाइज करना। फिर उन सारी चीज़ों को रिकैप्चुलेशन करना यानी कि क्या चीज़ें हमने पढ़ी है उसको समराइज करना, एंड लास्ट में फिर आता है होमवर्क। तो हो सकता है या तो आपको जनरल स्टेप्स ही लिखने के लिए आ जाए, या फिर हो सकता है कि आपको किसी टॉपिक पर लेसन प्लान बनाने के लिए आ जाए। तो हेडिंग्स यही रहेंगे, सिर्फ आपको टॉपिक के हिसाब से कंटेंट चेंज करना पड़ेगा इसमें। फिर बात आती है नीड्स एंड इंपॉर्टेंस की, क्यों जरूरी है लेसन प्लान। तो सिस्टमैटिक प्लानिंग कर सकते हैं, कोर्स को डिवाइड कर सकते हैं, टीचर्स में कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि पहले से पता है क्या पढ़ाना है, डिसिप्लिन डेकोरम मेंटेन होता है क्लास में, रिकॉर्ड रख सकते हैं कि क्या चीज पढ़ा चुके हैं, क्या चीज पढ़ानी है, एक दिशा निर्देश मिलते हैं, टीचर को टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो पाती है, अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल वे में टीचिंग हो सकती है, जो प्रीवियस नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं वेरियस अप्रोचेस ऑफ लेसन प्लानिंग, तो जिसमें हम 4 अप्रोचेस की बात करते हैं, हर्बर्टियन 5 स्टेप अप्रोच, आरसीएम अप्रोच, इवैल्यूएशन ब्लूम अप्रोच, यूनिट मॉरिसन अप्रोच। तो हर्बर्टियन 5 स्टेप अप्रोच में क्या है, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड देन एप्लीकेशन। इंट्रोडक्शन में कि हम प्रीवियस नॉलेज बच्चे की चेक करते हैं कि क्या चीज उसे आती होगी, फिर उसका एंटरिंग बिहेवियर, देन मोटिवेट करते हैं उसे ताकि वो पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाए। प्रेजेंटेशन हमारा की स्टेप है क्योंकि इसमें हम एम बताते हैं कि क्या एम है हमारा, उसे डिवाइड करते हैं, क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हम यूज करने वाले हैं, और उस चीज को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। फिर आता है कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, यानी कि चीजों को कंपेयर करना, एसोसिएट करके, ताकि बच्चों के दिमाग में वो चीज फिट हो जाए। टीचर कुछ समझाते हैं, फिर एग्जाम्पल देते हैं, फिर बच्चों से एग्जाम्पल पूछते हैं ताकि वो एसोसिएट करके उस एग्जाम्पल से एक नई एग्जाम्पल दे पाए। फिर आता है जनरलाइज करना यानी कि एक कंक्लूजन तक पहुंचना। अब यहाँ पे टीचर एज अ गाइड मदद करते हैं कि अगर बच्चे जनरलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी हेल्प करेंगे, खुद उन्हें पहले नहीं बताएंगे। फिर आता है एप्लीकेशन, यानी कि जो चीज सीखी है, जो कॉन्सेप्ट सीखा है, उसे अप्लाई कर पाए। तो अगर हर्बर्टियन अप्रोच से आपको लेसन प्लान बनाने के लिए आ जाता है तो आपको वही जनरल आउटलाइन यूज करनी है जो हमने लेसन प्लान में की है। नेक्स्ट इज आरसीएम अप्रोच, जो कि डॉक्टर धवे और उनके एसोसिएट्स द्वारा दिया गया था। इसमें इन्होंने 3 स्टेप्स की बात करी, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट यानी एंटरिंग बिहेवियर, यानी कि एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स की, जो चीज हम सोचते हैं कि बच्चों को पहले से आती होगी। फिर आती है प्रोसेस, यानी कि टीचर स्टूडेंट में कैसा इंटरेक्शन होगा, यानी क्या एक्टिविटीज होंगी। फिर आउटपुट, यानी कि रियल लर्निंग आउटकम्स की, क्या चीज वो बच्चे बोल पाएंगे, सीख पाएंगे जब वो लेसन प्लान हम खत्म कर देंगे अपना। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं नॉलेज ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन एंड देन क्रिएटिव ऑब्जेक्टिव। क्या टीचर एक्टिविटीज होती है नॉलेज ऑब्जेक्टिव में, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, चार्ट्स एंड मैप्स हो सकते हैं, एक्सप्लेनेशन हो सकती है, क्वेश्चन आंसर टेक्निक हो सकती है। बच्चे क्या करेंगे, इन सारी चीजों का रिस्पॉन्स करेंगे, यानी कि लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन, टेकिंग नोट्स, इंटरेक्शन। फिर रियल लर्निंग आउटकम्स होंगे, यानी कि क्या बच्चे कर पाएंगे, रिव्यू कर पाएंगे, क्वेश्चंस को डिफाइन कर पाएंगे, स्टेट कर पाएंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे, नेम कर पाएंगे और लिस्ट आउट कर पाएंगे। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव। टीचर एक्टिविटी यहाँ पे क्या होगी, डिस्कशन करवा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, कुछ क्वेश्चन आंसर टेक्निक हो सकती है, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हो सकती है, और बच्चे क्या करेंगे, उसमें प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, लिसनिंग होगी, ऑब्जर्वेशन होगी बच्चों की तरफ से, और इनिशिएशन होगी। क्या रियल लर्निंग आउटकम्स होंगे इससे के बच्चे इंटरप्रेट कर पाएंगे, चीजों को ट्रांसलेट कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे, डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। फिर आते हैं एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है, बच्चे ग्रुप डिस्कशन कर, टीचर जो है वो ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं, लैब वर्क करवा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करवा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं, और बच्चे क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस नॉलेज को यूज करेंगे ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और रियल लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, इसके प्रैक्टिकल टेस्ट बच्चे कर सकते हैं, सिचुएशनल टेस्ट पर पास हो सकते हैं, ऐसे टाइप टेस्ट हो सकते हैं, या फिर ऑब्जर्वेशनल टेस्ट हो सकते हैं। फिर आता है क्रिएटिविटी ऑब्जेक्टिव्स। तो इंडिविजुअल वर्क दे सकते हैं कुछ, यानी कि ये चेक करना कि बच्चे कितने क्रिएटिव हो पाए हैं, कुछ ग्रुप डिस्कशन दे सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट एक्टिविटीज क्या होंगी, एनालिसिस, सिंथेसिस ऑफ एलिमेंट्स, एस्टैब्लिश न्यू रिलेशनशिप। रियल लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे कि क्या बच्चे कर पाएंगे, ऐसे टाइप टेस्ट लिख पाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, ओरल टेस्ट दे पाएंगे, सिचुएशनल टेस्ट दे पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इवैल्यूएशन अप्रोच, जो कि डॉक्टर बीएस ब्लूम द्वारा दिया गया था। ये ट्राइपोलर प्रोसेस है क्योंकि इन्होंने 3 बिंदुओं की बात करी थी यहाँ पे। सबसे पहले तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कि क्या उद्देश्य है हमारे, क्या चीज हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। फिर आते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस कि कैसे सिखाएंगे, क्या हमारा स्ट्रैटेजी होगी, क्या हमारी टीचिंग एड होगी, क्या रिसोर्स हम यूज करेंगे, किस तरीके की इंटरेक्शन होगी, कैसे उस मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर उसके बाद आता है चेंज ऑफ बिहेवियर, यानी कि इवेल्युएट करना लर्निंग आउटकम्स को। तो इसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि कैसी इवेल्युएशन टेक्निक्स होगी कि बच्चों ने वो चीज कितनी सीखी है। फिर हम बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन इवेल्युएशन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। तो सबसे पहले कंटेंट आता है, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर टीचर एक्टिविटीज, फिर स्टूडेंट एक्टिविटीज, टीचिंग एड्स एंड लास्ट में आता है इवेल्युएशन। फिर अगला है हमारा मॉरिसन्स, या फिर इसे हम यूनिट अप्रोच भी कहते हैं।
ये साइक्लिक प्लान ऑफ टीचिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है, हेनरी जी मॉरिसन द्वारा ये दिया गया था। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है एक्सप्लोरेशन, यानी कि हम टेस्ट करेंगे कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज कितनी है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग इसमें आती है। फिर आता है प्रेजेंटेशन, यानी कि उस पूरे टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे, प्रॉपर्ली बच्चों को मोटिवेट करेंगे। फिर आता है एसिमुलेशन, यानी कि वो टॉपिक जो है, वो नॉलेज जो है वो बच्चों को एब्जॉर्व हो, ये चीज हम कोशिश करेंगे। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे हम लॉजिक लगा के क्या करें कि बच्चों को वो चीज दिमाग में बैठ जाए, रिमेंबर कर पाए वो चीज। फिर आता है रेसिटेशन, यानी कि कंक्लूजन तक पहुंचना, एक रिपोर्ट मिले कि किसी बच्चे को समरी देने के लिए बोल दिया गया, अगर वो दे पाता है तो मतलब जो हमारा एम था वो सक्सेसफुल हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ है। फिर उसके बेसिस पर फिर से एक्सप्लोरेशन, और फिर ये पूरा सर्कल इसी तरीके से घूमता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इन फिजिकल साइंस, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें बात करनी होगी हमें फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन की। तो सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ असेसमेंट के बारे में। तो असेसमेंट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड रिलेटिव टू सम नोन ऑब्जेक्टिव और गोल, यानी कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को नजर में रखते हुए हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। ये किसी चीज को अगर हमें जानना होता है तो उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। ये क्या है, एक मेथोडिकल वे है of acquiring, reviewing and using information about someone or something to make improvements where necessary, यानी कि अगर हमें कहीं पे कुछ चेंज करना होता है, हमें लगता है कि कहीं पे किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो हम उस चीज को प्रॉपरली असेस करते हैं, ये जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है या क्या चीज है, तो उसके बेसिस पर हम क्या है आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके की इंटरैक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें दो पार्टीज होती हैं, असेसर और असेसी। असेसर वो होता है जो असेस कर रहा है, जो ये उस ऑब्जेक्टिव को चेक कर रहा है। और अगर हम एजुकेशनल फील्ड की बात करें तो असेसर होते हैं टीचर, और असेसी वो जिसे असेस किया जा रहा है, यानी कि स्टूडेंट। फिर अगर हो सके तो एक डेफिनेशन जरूर लिखें अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन। द एजुकेशन असेसमेंट इज द प्रोसेस बाय विच वन अटेम्प्ट्स टू मेजर द क्वालिटी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग यूजिंग वेरियस असेसमेंट टेक्निक्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, कंटिन्यूअस असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, यानी कि ऐसे प्रोसेसेस, अलग अलग प्रोसेसेस की मदद से जब हम लर्निंग एंड टीचिंग की क्वालिटी मेजर करते हैं, उसे हम असेसमेंट कहते हैं। फिर आता है क्लासरूम असेसमेंट कैसी होनी चाहिए। लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, टीचर डायरेक्टेड होनी चाहिए, म्यूचुअली बेनिफिशियल होनी चाहिए, दोनों के लिए, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए। फॉर्मेटिव होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए, ऑनगोइंग होनी चाहिए, और टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस पे बेस्ड होनी चाहिए। तो इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसकी जो डिफरेंट वीडियो है वो देख लीजिए, मैं गारंटी देती हूँ कि वहां से आपको जरूर समझ में आ जाएगा। फिर आता है मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन क्या है, वर्ड वैल्यू से डिराइव किया गया, यानी कि किसी चीज की जब हम यूजफुलनेस चेक करते हैं, यानी किसी चीज को एग्जामिन करना, ये देखने के लिए कि वो कितनी यूजफुल है। तो इसमें फर्क सिर्फ इतना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एम क्या होता है कि हम किसी कंक्लूजन तक पहुंचे, किसी क्राइटेरिया को यूज करके सेट स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एनालिसिस होते हैं। एक तरीके का फीडबैक होता है कि इवैल्यूएट कर ले कि अब आपको कितनी चीज आती है, ये चीज उन्होंने जान लिया। टीचर के द्वारा दिया गया फीडबैक होता है स्टूडेंट्स को। तो कोठारी कमीशन क्या कहती है, इट इज नाउ एग्रीड दैट इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि इवैल्यूएशन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एक अहम हिस्सा है एजुकेशनल फील्ड का, ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हम हासिल कर सकें। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इवैल्यूएशन सिस्टमैटिक हो, कंटिन्यूअस हो, ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो, उसका कॉम्प्रिहेंसिव हो, मल्टी प्रोसीजरल हो, किसी एक बेसिस पर ही इवैल्यूएट ना किया जाए, यूटिलिटी हो उसकी, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पर वो बेस्ड हो। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले बात आती है मीनिंग की। तो असेसमेंट हम करते हैं किस इंप्रूवमेंट लाने के लिए, कि किसी फील्ड में हम कोई इंप्रूवमेंट ला सकें, और इवैल्यूएशन होती है जजमेंट पास करने के लिए। तो इसीलिए इसका नेचर क्या हो गया असेसमेंट का, डायग्नोस्टिक, और इवैल्यूएशन का जजमेंटल। असेसमेंट क्या है, फीडबैक प्रोवाइड करती है कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकती है, और इवैल्यूएशन बताती है कि कितना हमने ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर लिया है। तो इसीलिए इसका पर्पस क्या है, फॉर्मेटिव, और इवैल्यूएशन का पर्पस है समेटिव। असेसमेंट प्रोसेस ओरिएंटेड है और इवैल्यूएशन प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, बिकॉज एक रिजल्ट तक हम पहुंचना चाहते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। और इवैल्यूएशन जो होती है वो बेस्ड होती है लेवल ऑफ क्वालिटी एज पर सेट स्टैंडर्ड। रिलेशनशिप कैसा होता है पार्टीज के बीच में, असेसमेंट में रिफ्लेक्टिव होता है, बिकॉज क्राइटेरिया जो है वो इंटरनली डिफाइन किए जाते हैं, और इवैल्यूएशन में प्रिस्क्रिप्टिव होता है, बिकॉज स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो इम्पोज किए जाते हैं। असेसमेंट में दोनों पार्टीज ज्वाइंटली काम करती हैं, और इवैल्यूएशन में सिर्फ इवैल्यूएटर काम करते हैं। मेजरमेंट स्टैंडर्ड इसके एब्सोल्यूट होते हैं और इवैल्यूएशन की कंपैरेटिव होते हैं, बिकॉज कंपेयर कर रहे हैं कि कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है। फिर आता है इवैल्यूएशन इन फिजिकल साइंस, जिसमें हम फॉर्मेटिव और समेटिव के बारे में बात करेंगे। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है इवैल्यूएशन फॉर लर्निंग, कि हम ये चेक करते हैं कि कितनी चीज बच्चे समझ चुके हैं और कहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, कि लर्निंग में क्या प्रॉब्लम है।
साल में 4 बार होती है, वेटेज इनकी होती है 40%, 10-10% हर बार की होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंटीग्रल पार्ट है, फ्रिक्वेंटली अकर होते हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं, रीइंफोर्स करता है लर्निंग को, टीचर मेड टेस्ट होते हैं और लेस टाइम कंज्यूम करते हैं। क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए? फॉर्मल टेक्निक्स हो सकती हैं जैसे कि टेस्टिंग, एक्सरसाइज वर्क, चेकलिस्ट, क्वेश्चनर, असाइनमेंट्स। नॉन फॉर्मल टेक्निक्स हो सकती हैं जैसे कि बिहेवियर, ऑब्जर्वेशन, क्लास परफॉर्मेंस, एक्टिविटी, इन्वॉल्वमेंट। क्या फंक्शन है इसके? डायग्नोस्टिक फंक्शन है, प्लेसमेंट फंक्शन है और मॉनिटरिंग फंक्शन है। फिर आती है हमारी समेटिव इवैल्यूएशन यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग, कि कितनी चीज बच्चे सीख चुके हैं, जो एक रिजल्ट निकाला जाए जिससे। तो साल में 2 बार होती है, ये 60% इनकी वेटेज होती है, 30-30%। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये मिड या टर्मिनल होती है, जजमेंटल होती है, इवैल्यूएशन एज प्रोडक्ट यूज करती है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है ये। फिर से वही टेक्निक्स, फॉर्मल, टीचर मेड और स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो सकते हैं, इंटरव्यू हो सकती है, रेटिंग स्केल हो सकता है, प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है या असाइनमेंट हो सकती है। नॉन फॉर्मल में ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकती है, क्लास में कैसी परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे हो सकती है। क्या फंक्शन है इसके, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? क्रेडिटिंग के लिए यूज होती है, सर्टिफाइंग के लिए, प्रमोटिंग के लिए और सिलेक्टिंग के लिए। तो अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन जरूर करें। और अगर वो फॉर्मेटिव एंड समेटिव को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में भी आप जरूर लिखें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन डिफिकल्टीज इन लर्निंग फिजिकल साइंस एंड रेमेडियल मेजर्स। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या डिफिकल्टीज आ सकती है। तो फिजिकल साइंस में बहुत सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वो समझने में बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज हो सकती हैं, प्रॉपर गाइडेंस ना मिले तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, लैक ऑफ नॉलेज इन यूज ऑफ वेरिएबल्स हो सकती है, वेरिएबल्स का ना पता चले, सिंबल्स में कंफ्यूजन हो सकती है, कुछ ग्रीक लेटर जो है वो इंग्लिश लेटर्स की तरह दिखते हैं, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चों को हो सकता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए वहां पे। कभी कभी कुछ डेफिनेशन सिमिलर होती हैं और टॉपिक का नाम भी सिमिलर होता है, जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी या ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलर मास, तो वहां पे डिफिकल्टी हो सकती है बच्चों को। या फिर हो सकता है उनकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल जो हो वो वीक हो, लॉज वगैरह उन्हें समझ में ना आए, प्रिंसिपल समझ में ना आए, या फिर हो सकता है मोटिवेशन की कमी हो टीचर्स की तरफ से, या इनएक्सपीरियंस टीचर, उन्हें पता ही ना हो कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, या उनका बिहेवियर अच्छा ना हो, यहाँ पे भी डिफिकल्टी आ सकती है। हो सकता है कि प्रॉपर एक्सरसाइजेस ना मिले, बिकॉज कुछ बुक्स में क्या होता है एक्सरसाइज होती नहीं या किसी में बहुत ज्यादा हो सकती है, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हो सकता है इक्वेशंस याद ना रहते हो, फॉर्मूलेस याद ना रहते हो। इनसफिशिएंट लेबोरेटरी प्रैक्टिस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे जितना एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे समझाया जाए उतने अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन स्कूल्स में जनरली क्या होता है कि 2 या 3 दिन ही लैब लेके जाया जाता है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हो सकता है कि पुअर मेमोरी हैबिट्स हो सकती हैं, कि जल्दी चीजें भूल जाते हो, ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आते हैं रेमेडियल मेजर्स, यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स है इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग हो सकती है, तो यानी कि जिन बच्चों को सेम टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही है उनका एक ग्रुप बनाया जा सकता है कि आप एक साथ बैठ के पढ़ो, तो टीचर क्या है एक साथ उन सबको गाइड कर सकते हैं, जिससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इंटरेस्टिंग भी बनती है और गोल ओरिएंटेड भी बनती है और ईजी भी होता है बच्चों के लिए समझना, और इफेक्टिव भी होती है ये चीज़। और क्या चीज़ हो सकती है? इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग हो सकती है, यानी कि अगर टीचर को लगता है कि किसी बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देने की ज़रूरत है तो उसे अलग से पढ़ाया जाए, ताकि जो उसकी कमियां हैं, जहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ को दूर किया जा सके। फिर आती है सुपरवाइज ट्यूटोरियल टीचिंग, जो कि मॉरिसन द्वारा दिया गया था ये कॉन्सेप्ट, यानी कि टीचर सिर्फ बच्चों को सुपरवाइज करे, बच्चे खुद पढ़ें, टीचर उन्हें सुपरवाइज करे, और अगर उन्हें लगता है कि बच्चों को कहीं उनकी हेल्प की जरूरत है तो वहां पे हेल्प करें, अदरवाइज बच्चों को सेल्फ लर्निंग करने दें, सेल्फ करेक्शन हो वहां पे। फिर आती है ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग, यानी कि लर्नर को क्या हो, मटेरियल और इक्विपमेंट्स दे दिए जाए, वो खुद वो चीजें सीखे। वो हेल्प किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बुक के फॉर्म में हो सकती है, ऑटो लर्निंग मॉड्यूल्स के फॉर्म में हो सकती है, या फिर कोई कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है मास्टरी लर्निंग, जो कि डॉक्टर BS ब्लूम द्वारा दी गई। ये इसलिए होती है ताकि बच्चे जो है वो मास्टरी कर पाए उस कंटेंट के ऊपर। तो इसमें इंक्लूड करते हैं हम क्लासरूम टीचिंग, रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स को, रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस को, इंडिविजुअल लर्निंग डिवाइसेस, या एक्स्ट्रा टाइम देना बच्चों को और कुछ और बुक्स देना, ताकि जो कॉन्सेप्ट हम उन्हें समझा रहे हैं उसके ऊपर वो मास्टरी गेन कर सकें। फिर आती है इनफॉर्मल टीचिंग, यानी कि इनफॉर्मल वे में चीजें सिखाना। तो इसमें कुछ फील्ड ट्रिप हो सकता है, कुछ विजिट हो सकती है, या फिर कुछ मटेरियल हम इकट्ठा करने के लिए कह सकते हैं फिजिकल साइंस म्यूजियम से रिलेटेड, या फिर कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई डिबेट हम करवा सकते हैं, कोई साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। इसमें हम चाहें तो क्लास टीचिंग के बारे में भी लिख सकते हैं, यानी कि टीचर जो है वो क्लास में उस पर्टिकुलर यूनिट पे जिसमें उन्हें लगता है कि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है उस पर री एम्फेसाइज करें, बार बार उसी पॉइंट को समझाएं, कुछ स्पेसिफिक टीचिंग एड्स यूज करें ताकि बच्चों को वो चीज़ ईजिली समझ में आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसीजर इन प्रिपरेशन ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस्ड एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट।
तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया फिक्स होता है। जैसे कि आपको अगर ये 40 मार्क्स का एग्जाम है तो आपको पास होने के लिए इसमें 16 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक क्राइटेरिया सेट हो गया कि अगर उतने मार्क्स लेते हो या उससे ऊपर लेते हो तब पास हो, अदरवाइज फेल हो। तो इसी को कहते हैं हम सीआरटी, यानी कि एक क्राइटेरिया जहां पे सेट है। तो वर्ड क्राइटेरिया का मतलब है कट ऑफ पॉइंट फॉर डिसीजन मेकिंग दैट इज एक्सपेक्टेड फॉर पासिंग द टेस्ट कोर्स। यानी कि जो टेस्ट टेकर है उसकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर हो रही है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्राइटेरियन के थ्रू मेजर हो रही है कि अगर उसने उतने मार्क्स पाए हैं तो वो पास है, अदरवाइज फेल है। डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि हैमिल्टन द्वारा दी गई थी। अ क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट इज कंस्ट्रक्टेड टू असेस द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एग्जामिनी इन रिलेशन टू अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि एग्जामिनी की परफॉर्मेंस हम चेक कर रहे हैं किसके बेसिस पर, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर, एक क्राइटेरिया के बेसिस पर। इसीलिए इसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसमें असेस करते हैं कि क्या बिहेवियरल चेंजेस बच्चे में आए हैं, क्या उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को वो पास कर पा रहा है, कितनी मास्टरी हुई है उसकी कंटेंट के ऊपर। फिर बात करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सीआरटीज। तो सबसे पहला स्टेप है प्रीलिमिनरी कंसीडरेशन। तो इसमें हम क्या चीजें देखते हैं कि क्या सब्जेक्ट मैटर है हमारा, उसके बेसिस पर हम यूनिट को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसे एनालाइज करेंगे, फिर उसे अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी। फिर उसके बाद आता है डोमेन स्पेसिफिकेशन एंड रिव्यू, यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना कि क्या हम नॉलेज में चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन स्किल्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन करना। तो यहाँ पे लैंग्वेज जो है स्टेटमेंट्स की वो सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए। फिर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स एंड रिव्यू। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है जो टेस्ट कंस्ट्रक्टर हो वो इमेजिनेटिव हो, क्रिएटिव हो, अलग अलग आइटम्स को यूज कर सके वो, ताकि बच्चों की डिफरेंट एबिलिटीज जो है वो उसे मेजर किया जा सके। फिर आता है एम्पिरिकल रिव्यू, यानी कि वो रिव्यू जो एक्सपेरिमेंट्स प्रैक्टिकल्स के बेसिस पर हो, यानी कि अगर कोई गलती लगती है उस जो टेस्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसे चेंज किया जाए। फिर आता है टेस्ट असेंबली, यानी कि डिसीजन लेना कि कितनी लेंथ होगी, कितने हम क्वेश्चंस रखेंगे उसमें, इन सारे बातों पे डिसीजन लेना। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड क्राइटेरियन स्कोर, यानी कि किस स्कोर के बेसिस पे हम उन्हें पास या फेल करेंगे। फिर आता है पायलट टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि चेक करना कि वो जो टेस्ट है उसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। फिर आता है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक करना, टेस्ट कितना वैलिड है, कितना रिलायबल है। फिर आता है प्रेपरेशन ऑफ मैनुअल्स, कि कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा इसे, कैसे रिजल्ट बनाया जाएगा, कितना टाइम दिया जाएगा इस टेस्ट को करने के लिए। फिर आते हैं हमारे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, यानी कि एनआरटी। ये टर्म दी गई थी रॉबर्ट ग्लासर द्वारा। इसका मतलब है किसी की भी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना उसके पेयर्स के साथ, कि साथ वाले लोगों के कितने मार्क्स आए उसके साथ कंपेयर करना, यानी कि एक प्री डिफाइंड पॉपुलेशन में ये चेक करना कि किसी भी बच्चे की क्या पोजीशन है, वो कितने लोगों से बेहतर है, कितने लोगों से ज्यादा बुरा परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीजें देखना। यानी कि जो कंपटीशन है वो दूसरों के साथ है। जैसे कि अगर बच्चे का परसेंटाइल रैंक जो है वो 40 आता है तो इसका मतलब उसने 40% बच्चों से बेहतर परफॉर्म किया है। तो ये जितने भी आईक्यू के टेस्ट होते हैं, सैट, कैट, मैट, ये टेस्ट होते हैं, थिएटर ऑडिशंस होते हैं, कोर्स प्लेसमेंट, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, जॉब इंटरव्यूज, ये सारे क्या होते हैं, एनआरटीज होते हैं। बिकॉज यहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस किसी और के साथ कंपेयर की जा रही है। इसकी डिफरेंस जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें डिफरेंस भी करवाया है एनआरटी और सीआरटी का। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको पूरा टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सीआरटी मतलब किसी क्राइटेरिया से कंपेयर करना जहां पे परसेंटेज दी जाती है, और एनआरटी मतलब जब दूसरों के साथ कंपैरिजन चल रहा है जहां पे परसेंटाइल दिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेल्युएटिंग आउटकम्स ऑफ साइंस टीचिंग। तो इसमें सबसे पहले तो आपको वही लिख देना है फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बारे में। फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपेयरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स। तो टेस्ट आइटम क्या होते हैं, किसी भी टेस्ट की बेस होते हैं कि वो कितना अच्छा टेस्ट है, हार्ट ऑफ टेस्टिंग सिचुएशंस होते हैं, प्रॉपर डिफिकल्टी लेवल उनमें सेट होता है, मिनिमम स्कोप होना चाहिए गेस के लिए, वैलिड होना चाहिए। कैसे हो सकते हैं, टाइप्स क्या होते हैं इसकी, ओरल हो सकता है टेस्ट आइटम, रिटन हो सकता है या प्रैक्टिकल हो सकता है। ओरल में हम बात करते हैं ऐसे टाइप यानी कि सब्जेक्टिव की और ऑब्जेक्टिव की। तो ऐसे टाइप में हमारे पास दो तरीके से हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें 30 to 40 वर्ड्स लिखने हो, या फिर लॉन्ग आंसर हो सकते हैं जिसमें 100 to 150 वर्ड हो। ये जो होते हैं वो मेमोरी बेसिस पे होते हैं कि क्या चीज हमें कितनी याद रहती है। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जो कि दो तरीके के होते हैं, रिकॉल टाइप यानी कि जहां पे चीजें हमें रिकॉल करनी है, हमारे सामने आंसर नहीं है, वो हमें सोच के लिखना है, रिकॉल करके लिखना है। फिर आता है रिकॉग्निशन टाइप, यानी कि आंसर आपके सामने, आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा आंसर सही है। तो रिकॉल टाइप में हमारे पास आते हैं सिंपल रिकॉल, कंप्लीशन, शॉर्ट आंसर्स, और रिकॉग्निशन टाइप में आते हैं ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, मैच, अरेंजमेंट, सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसे टाइप के एडवांटेजेस क्या है, मेरिट्स क्या है, इजी टू प्रिपेयर है, प्रमोट करते हैं क्रिएटिविटी को बिकॉज आंसर खुद क्रिएट करके लिखते हैं, एलिमिनेट करते हैं गेस वर्क को, कॉपी का करने का चांस जो है उसको रिड्यूस करते हैं। फिर आता है लिमिटेशंस क्या है, डीमेरिट्स क्या है, मिनिमम वैलिडिटी है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ग्रामेटिकल एरर्स हो सकते हैं,
और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के क्या फायदे हैं, क्या मेरिट्स हैं? अवॉइड करते हैं क्रैमिंग को। क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं, ये टाइम सेव करते हैं, कुछ ज्यादा लिखना नहीं होता, हैंडराइटिंग पे ज्यादा फोकस नहीं होता, ग्रामर पे ज्यादा फोकस नहीं होता है। और क्या लिमिटेशन है इसकी? प्रिपेयर करने डिफिकल्ट होते हैं, बच्चे गेस भी कर सकते हैं, चीटिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इसमें। फिर आता है कैसे हम टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, प्रोसीजर फॉर टेस्ट कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आते हैं प्लानिंग फॉर द टेस्ट, यानी कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारे, करिकुलम और सोर्स मटेरियल को हम एनालाइज करेंगे। फिर उसके बाद एक प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट बनाया जाता है, फिर उस ड्राफ्ट को ट्राई आउट किया जाता है ताकि फाइनल ड्राफ्ट बनाया जा सके। फिर उसे इवेल्युएट किया जाता है, टेस्ट में क्या आइटम्स हैं, फिर उसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट बना दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग यानी कि ऐसी टेस्ट किए जाएं जिससे पता चले कि बच्चे को कहाँ पे डिफिकल्टी आई है, यानी कि डायग्नोज करना, किसी चीज की क्या वजह है वो पता लगाना, ताकि वो वजह पता लगाने के बाद हम उसकी रेमेडी कर सकें, उपचार कर सकें। रेमेडियल मेजर्स क्या होते हैं उसके। फिर किसी भी कोर्स को, किसी भी करिकुलम को डिजाइन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। कैसे पता चले कि प्रॉब्लम है यहाँ पे, कैसे डायग्नोज किया जा सके। तो हो सकता है कि बच्चे की पुअर मेमोरी हो, तो इसका मतलब उसको कुछ उपचार देने की जरूरत है, या लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रिलेटिबिलिटी हो सकता है। आई मीन रिलेटिवली लो सेल्फ एक्सपेक्टेशन, जब हम खुद को कम आंकते हैं। फेल टू ग्रास्प इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली एंड मिक्स थिंग्स इजीली। तो ये बहुत इजी से पॉइंट्स हैं, आपको खुद भी समझ आ सकते हैं। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिवनेस, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बच्चे को रीडिंग प्रॉब्लम आ रही है, या कॉम्प्रिहेंशन पावर कहीं पे वीक है, तो इससे पता चलता है कि उसको कुछ ना कुछ रेमेडी देने की जरूरत है। यानी कि ये चीज हम डायग्नोज कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इन चीजों के बेसिस पर। क्या कॉज हो सकता है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी क्या वजह हो सकती है। फॉल्टी टीचिंग मेथड हो सकता है, कुछ फिजिकल एंड इमोशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, स्टडी हैबिट खराब है ये हो सकता है, फेयर ऑफ सब्जेक्ट हो सकता है, मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है, चीज़ों को गलत समझ ले ये चीज़ हो सकती है। फिर जब हम डायग्नोज कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करते हैं, उसकी रेमेडी करते हैं। बिकॉज हर बच्चा अलग होता है, तो हो सकता है कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। तो अब ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वो ये जाने, ये पता करे कि किस बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम है और उसी हिसाब से उसकी रेमेडी हो। तो जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के बाद जो हम फॉलोअप होता है, जो हम स्टेप्स लेते हैं, उसे ही हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। तो यॉकमैन एंड सिम्पसन कहते हैं द पर्पज ऑफ द रेमेडियल टीचिंग इज डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर करेक्शन ऑफ एरर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग। यानी कि क्या पर्पज है रेमेडियल टीचिंग का, जो हमने अभी बात करी कि जो चीजें हमने डायग्नोज की, जो चीजें गलत हैं उनको ठीक किया जा सके, और इसे बहुत ज्यादा इफेक्टिवली यूज किया जाता है स्किल सब्जेक्ट्स में। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रेमेडियल टीचिंग के, कि जो डाउट है वो टाइम पे सॉल्व हो पाए, यानी टीचिंग के दौरान ही अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है तो उसे वहीं पे सॉल्व किया जा सके। बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट्स आए, उनकी इमोशनल डिफिकल्टीज को करेक्ट करना, टू ओवरकम डेफिशिएंसीज इन वर्क, स्टडी एंड स्किल्स। फिर आता है प्रिंसिपल्स, क्या सिद्धांत होने चाहिए, प्रॉपर्ली प्रिपेयर होने चाहिए, टीचिंग एपरेटस अलग अलग यूज हो, मोटिवेशन दी जाए बच्चों को, इंडिविजुअल अटेंशन दी जाए, इंटरेस्टिंग बनाया जाए टीचिंग को, समरी प्रोवाइड करवाई जाए, क्लियर इंस्ट्रक्शंस हो ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। फिर आता है प्रोसीजर ऑफ रेमेडियल टीचिंग। तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग टारगेट स्टूडेंट, कि किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है वो चीज आइडेंटिफाई की जाए। फिर उसके बाद डायग्नोज की जाए उसकी प्रॉब्लम की, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको। फिर उस प्रॉब्लम के बेसिस पर क्या है, रेमेडियल इंस्ट्रक्शन डिजाइन की जाए, फिर उन चीज को कंडक्ट किया जाए उस रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस को। फिर उसके बाद असेसिंग लर्निंग रिजल्ट, कि जो हमने रेमेडी की उससे कुछ फायदा भी हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीज चेक की जाए। तो कैसे हो सकती है टाइप्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग, तो कुछ पॉइंट सिमिलर आ जाएंगे जो हमने रेमेडियल टीचिंग इन फिजिकल साइंस में किया था। तो क्या हो सकती है, ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग हो सकती है, इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग हो सकती है, सुपरवाइज ट्यूटोरियल टीचिंग हो सकती है, ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग हो सकती है, इनफॉर्मल टीचिंग हो सकती है, क्लासरूम टीचिंग हो सकती है, कंप्यूटर एडेड टीचिंग हो सकती है, स्पेशल केयरफुली डिवाइस्ड एक्टिविटीज करवा सकते हैं बच्चे को ध्यान में रखते हुए, रीटीचिंग करवा सकते हैं, कोई टॉपिक उन्हें नहीं समझ में आता है उसे रीड करवा दो, रीराइट करवा दो, प्रॉपर्ली बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो ताकि पता चले कि बच्चों को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे हमारा ये सिलेबस खत्म होता है। तो सेक्शन ए में हमने जो टॉपिक्स देखे थे उनमें से लेबोरेटरी डिजाइन का टॉपिक जो वो पहले आ चुका है, तो उसे थोड़ी कम इंपॉर्टेंस दीजिए। और इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स इन टीचिंग फिजिकल साइंस और एडगल डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस भी आ चुका है। तो इसको छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से कीजिए, बिकॉज बहुत ही ईजी हैं और हमारे पास ऑथेंटिक कंटेंट है उसके लिए। और कुछ टॉपिक्स तो हम टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में कर भी चुके हैं, तो किसी भी टॉपिक को छोड़िए मत। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हम ऑप्शंस का सोच के तो चलते हैं, लेकिन ऑप्शन इस तरीके से डाल दिए जाते हैं कि उस क्वेश्चन के लिए हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। जैसे पिछले पेपर में भी एक ऐसा क्वेश्चन था। तो इस 1.5 घंटे के पेपर में आपके पास सोचने के लिए टाइम नहीं है। जो आता है उतना ही लिख लें, उतना ही कंप्लीट हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो अगर सोचने बैठेंगे तो फिर तो अगली बार के लिए भी सोच लो, क्योंकि दोबारा पेपर देना ही पड़ेगा फिर।
तो इसलिए स्मार्ट स्टडी करें, टॉपिक्स को इंटरलिंक करके पढ़ें, कुछ नहीं भी आता है तो कुछ लिंक्ड जो उसका कंटेंट है वो वहां पे लिखें। और एज यूजुअल अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।